उपलब्ध हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है? तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मंत्री परिषद के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूं, जिससे इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करेंगे उन सभी के आंसर आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। और अगर आप इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस टॉपिक की एक ऑडियो क्लिप मैंने बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस ऑडियो को सुन लीजिए दोस्तों, तो इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी आपके इजीली कवर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत संविधान में मंत्री परिषद का उल्लेख देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमें 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल को याद करना पड़ेगा दोस्तों, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 78। देखिए, आर्टिकल 74 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान नेता प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। तो प्रधानमंत्री और उसके नीचे जितने भी मंत्री हैं ये मंत्री परिषद में गिने जाते हैं। देखिए, देश का सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का माना जाता है। अब देश में राष्ट्रपति अगर कोई भी काम करेगा तो वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही करेगा। इसीलिए देखिए, राष्ट्रपति जो है देश में नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां जो हैं वो प्रधानमंत्री के हाथों में दी गई है। अब क्वेश्चन आता है कि केंद्र में मंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी एज आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों, केंद्र में मंत्री बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को या तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अब देखिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु आवश्यक है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। अब देखिए, अगर केंद्र में कोई भी व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है तो वो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है और राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मंत्री परिषद में अधिकतम कितने व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि केंद्र में अगर कोई सरकार बनी और उसे जितनी भी पार्टियों ने समर्थन दिया है, सबको खुश करने के लिए उनके व्यक्तियों को मंत्री बना दिया जाता था, जिससे मंत्री परिषद का जो आकार है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था। इसीलिए भारत के संविधान में 2003 में 51वां संविधान संशोधन किया गया और 91वें संविधान संशोधन के तहत यह निर्धारित कर दिया गया कि मंत्री परिषद की जो संख्या है लोकसभा की कुल संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है, तो इसका 15% से ज़्यादा मंत्रियों को मंत्री परिषद में शामिल नहीं किया जा सकता। क्लियर? इसके बाद देखिए दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 75 में मंत्रियों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। किसी भी व्यक्ति को किस दशा में मंत्री बनाया जाएगा और किस सिचुएशन में मंत्री परिषद को बर्खास्त किया जा सकता है, इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 75 में किया गया है। देखिए, आर्टिकल 75 यह प्रावधान करता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इसीलिए देखिए, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को उनके पद की शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो सभी मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इन्हें पद की शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनना है तो उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वो दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है दोस्तों, फिर भी वह मंत्री बन सकता है, लेकिन मंत्री नियुक्ति किए जाने के 6 माह के अंदर उसे दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। यही कंसेप्ट प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। अगर राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं और अगर वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर वह 6 माह के अंदर सदस्यता ले लेता है तब तो वह मंत्री बना रहेगा, लेकिन अगर सदस्यता नहीं ले पाता तो उसे अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, केंद्र में अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनाना है तो उसे केवल लोकसभा में बहुमत हासिल होना चाहिए। इसीलिए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखिए, यहाँ पर 2 कंसेप्ट को समझिए।
एक है मंत्री परिषद और एक होता है विपक्ष। ये दोनों ही हमें लोकसभा में देखने को मिलते हैं। अगर लोकसभा में किसी भी पार्टी के पास बहुमत है तो केंद्र में उसी पार्टी की सरकार बनेगी और उसी का मंत्री परिषद नियुक्त किया जाएगा। और इसके अलावा कोई भी पार्टी अगर लोकसभा की कुल सीटों का 1/10 सीटें जीत लेती है तो वो लोकसभा में विपक्ष का दर्जा प्राप्त कर लेती है। अब देखिए दोस्तों, विपक्ष को अगर यह एहसास हो जाता है कि जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है उसका लोकसभा में बहुमत खत्म हो चुका है, तो लोकसभा के 50 सदस्य मिलकर लोकसभा में मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाता है और ये हमेशा विपक्ष द्वारा लाया जाता है। इसके विपरीत मंत्री परिषद जो है लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लेकर आती है। तो केंद्र में जो गवर्नमेंट है वो विश्वास प्रस्ताव लेकर आती है और विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज को याद रखिएगा कि विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों ही हमेशा लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं, राज्यसभा में इन प्रस्तावों को नहीं लाया जा सकता। ओके, इसके बाद तीसरा आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करना प्रधानमंत्री का दायित्व है। मतलब जब भी राष्ट्रपति किसी भी लोकहित की सूचना प्रधानमंत्री से मांगेगा तो पीएम का यह दायित्व है कि वह राष्ट्रपति की मांगी गई सूचनाएं राष्ट्रपति को प्रेषित करेगा। क्लियर? तो देखिए, मंत्री परिषद के जितने भी आर्टिकल हैं और जितने भी फैक्ट हैं वो सभी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर सी। भारतीय संविधान के भाग 5 में मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखिए, मंत्री परिषद को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, डिटेल में अभी हमने इसके बारे में बात की है। मंत्री परिषद को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो संविधान के आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर केंद्र में किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है और अगर वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर वो 6 महीने के अंदर सदस्यता ले लेता है तब तो वो मंत्री बना रहेगा, और अगर सदस्यता नहीं ले पाता तो उसे अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो आंसर बी। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, मंत्री परिषद जो है वो केंद्र में विश्वास प्रस्ताव ला सकती है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। विश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में मंत्री परिषद द्वारा रखा जाता है। संसदीय शासन में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो देखिए, मैंने आपको 2 पद बताए हैं, एक है राष्ट्रपति और एक है प्रधानमंत्री। अब राष्ट्रपति जो है वो देश में सर्वोच्च पद है, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री के हाथों में दी गई है। तो आंसर प्रधानमंत्री। संसदीय शासन में वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री पद को दी गई है, इसीलिए देश में कोई भी निर्णय लेने का पावर प्रधानमंत्री पद के हाथ में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो पहला कथन देखिए, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नाम मात्र का नेता होता है। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यह भी गलत है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। तो तीसरा कथन भी यहां पर गलत है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है। तो यह कथन यहां पर बिल्कुल सही है। भारत का प्रधानमंत्री होता है, कैसा होता है दोस्तों?
निर्वाचित, चयनित, मनोनीत या नियुक्त। तो अगर आपने इसकी थ्योरी को ध्यान से सुना है दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। भारत के पीएम को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अपने स्वविवेक से प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। देखिए, लोकसभा में जिस भी पार्टी का बहुमत होता है उस बहुमत दल द्वारा अपना एक नेता चुना जाता है और उसी का नाम राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के लिए भेज दिया जाता है। बाद में राष्ट्रपति उस चुने हुए नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। क्लियर? इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। तो तीसरा कथन भी यहाँ पर सही है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। तो यहाँ पर चौथा कथन बिल्कुल गलत है। केंद्र की मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति राज्यपाल को अगर कोई सलाह देते हैं तो न्यायालय उस सलाह की जांच नहीं कर सकती। भारतीय संविधान में इस प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पद से हटाए जाने को विवेचित करता है? तो संविधान के आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित पहला कथन यहाँ पर सही है। कोई भी व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री चुना जा सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना पड़ेगा। अगर वो दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता ले लेता है तब तो वो प्रधानमंत्री बना रहेगा, और अगर नहीं ले पाता तो उसे अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ओके, देखिए सिंपल सी लाइन थी, इसे केवल आपको समझना पड़ेगा। देखिए, संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना पड़ेगा। अगर हम कथन बी देखें तो यहाँ पर दिया गया है 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो सकता है। ओके, अब आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा? तो दोस्तों, जब हमने लास्ट टॉपिक में इंडियन पार्लियामेंट को डिस्कस किया था तब हमने लोकसभा स्पीकर को भी बहुत ही डिटेल में समझा था। तो अगर लोकसभा अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना है तो वह लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। तो आंसर डी, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर चुना जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? तो दोस्तों, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। ओके, ये तीनों ही क्वेश्चन लोकसभा अध्यक्ष पर बेस्ड थे और एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता चल गया होगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। इसके बाद देखिए, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो लोकसभा के 50 सदस्य मिलकर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है किसके दायित्वों का? तो संविधान के आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख किया गया है।
राष्ट्रपति को लोकहित के मुद्दे पर जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है और यह प्रावधान संविधान के आर्टिकल 78 में किया गया है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमें मल्टीपल चॉइस में दिया गया है, तो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन देखिए, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। भारत के संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है? तो भारत के संविधान के आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 148 में सीएजी के पद का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, लेकिन उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया। तो आंसर डी। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आंसर सी। पीएम को लोकसभा नहीं चुन सकती, संसद नहीं चुन सकती और लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित नहीं किया जा सकता। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो है हमेशा लोकसभा में ही लाया जा सकता है। आगे देखिए, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, भारत में एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो है 1991 में लागू किया गया था और इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तो आंसर सी। देखिए, 1991 के पहले भारत की जो इकोनॉमी है वो क्लोज इकोनॉमी थी, जिसे बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। 1991 में भारतीय इकोनॉमी को विश्व के देशों के लिए खोला गया, जिसे एलपीजी योजना के नाम से जाना जाता है और इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। आगे चलते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल है उसकी सूची को याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात BR अम्बेडकर पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो आंसर डी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? अभी हमने डिस्कस किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहला कथन ए, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उप प्रधानमंत्री का पद भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। इसके बाद कारण आर देखिए, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। तो कारण भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन कथन और कारण यहाँ पर दोनों एक दूसरे से रिलीवेंट नहीं है। तो आंसर बी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड कथन गलत है, क्योंकि संघ के जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, न कि प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। तो आंसर ए, यहाँ पर केवल एक सही है। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद जब 1952 में लोकसभा का गठन किया गया तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे और वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो सबसे पहले वार्षिक वित्तीय विवरण की अगर बात हो रही है तो यह भारत के संविधान के आर्टिकल 112 में उल्लेखित है। विनियोग विधेयक भारत के संविधान के आर्टिकल 114 में है और भारत की संचित निधि का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 में किया गया है। लेकिन बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। भारतीय संविधान में बजट शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक यह बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये यूपीएससी की 2009 की एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। तो 51वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में किया गया था, इस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का